हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम साकी की एक शॉर्ट स्टोरी द लंबा रूम जो कि फेमस भी है काफ़ी, उसको स्टडी करने चल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ जिससे कि आप इस स्टोरी को थोड़ा-सा और ठीक से और प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकें। ये स्टोरी यहाँ पर मैं पूरी लेके आया हूँ, आपकी बुक में हो सकता है कि इसका कुछ पोर्शन ना छपा हो और ये साकी के द्वारा है। साकी पेन नेम है एच.एस. मुनरो का, मतलब हेक्टर ह्यू मुनरो का। बर्मा में इनका जन्म हुआ था 1870 में। और इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स है उसमें एक आंट का भी कैरेक्टर है। तो थोड़ा-सा हम जान लेते हैं उनकी निजी लाइफ़ के बारे में भी कि 1870 में उनका जन्म हुआ था बर्मा में। 2 साल बाद फिर उनकी माँ का मतलब देहांत हो जाता है 1872 में और फिर वो इंग्लैंड भेज दिया जाता है उनको अपनी आंट्स के पास। बट हिज़ चाइल्डहुड वाज़ नॉट हैप्पी क्योंकि उनकी 2 आंट शार्लट एंड ऑगस्टा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थीं और दे रिज़ॉर्टेड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, मतलब वो फिजिकल पनिशमेंट भी देना, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी, और यहाँ तक कि यूजिंग द फियर ऑफ गॉड, जैसा कि अक्सर बच्चों को कह दिया जाता है भगवान नाराज हो जाएंगे, कहर बरपेगा, अजाब आ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। द सेक्लूजन, रिस्ट्रेंट एंड आर्बिट्रेरी रूल्स मनमाने तरीके से कंट्रोल करना। तो इसमें जो आंट का जो जिक्र है वो इंटायरली फिक्शनल हम नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से एकदम काल्पनिक ही है। उसमें कहीं न कहीं उनकी आंट, उनकी लाइफ़ के जीवन में जो उनकी आंट का जो रवैया था, उसका कुछ हिस्सा इसमें है, जो दूसरे तरीके से पेश किया गया है। अब जब हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो मैं कुछ आपको ट्रेट्स दे देता हूँ यहाँ पे, जो इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इसमें निकोलस है और जस्ट उसके अपोजिट है यानी एंटागोनिस्ट हम जिन्हें कहेंगे, वो है आंट। तो निकोलस को एक बहुत ही, मतलब हम यहाँ निकोलस की बात कर रहे हैं। तो निकोलस को बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट, इनोवेटिव चिल्ड्रन बताया गया है। उसका जो शार्प माइंड है ना, वो बहुत जल्द इट वर्क्स आउट मेथड्स टू डील विद द प्रॉब्लम्स एंड आउट स्मार्ट्स हिज ऑन्ट। तो निकोलस बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है ना? बहुत ही क्रिएटिव है, विट है उसके पास। विट का मतलब ये होता है कि मतलब इट इज़ मोर देन योर जनरल और एवरेज माइंड, कि कोई भी सिचुएशन बने तो तुरंत क्विक डिसीजन लेना और तुरंत कोई ना कोई वर्कआउट निकाल लेना, उसका सॉल्यूशन, क्विक आइडिया जनरेट होना कि हाउ टू कोप अप विद द सिचुएशन, हाउ टू ओवरकम द सिचुएशन। तो तुरंत एक बहुत ही रिस्पॉन्स तैयार कर देना, वो होती है विट। और हम देखेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि क्या ये जो गुण मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आपको यहाँ मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स जो इसमें इंसिडेंट्स के मिलेंगे हमको इस स्टोरी में। तो मैच्योरिटी भी शो होती है जबकि वो बच्चा है। नॉर्मली यहाँ एज नहीं दी गई है, बट वी कैन इमेजिन कि वो कहीं न कहीं 10 से 15 साल के बीच में है। डेयरिंग भी है, और खुद ही वो मतलब सिचुएशन को क्रिएट करना, क्रिएटिंग एंड एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन को क्रिएट भी करना और उसके बाद कंट्रोल भी करना। तो ये भी गुण उसके अंदर है जो आपको देखना है यहाँ पे। दूसरी तरफ अगर हम आंट की बात करें, तो ये तो भाई प्रोटागोनिस्ट हो गए, आप कह सकते हो कि एक प्रकार से जो मेन कैरेक्टर है, और ये हो जाएंगी एंटागोनिस्ट मेरी नज़र में, क्योंकि ये जस्ट उसका अपोजिट करने की कोशिश करती हैं। इनको हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी उसके दिमाग में आइडियाज़ आते नहीं हैं। स्लो एंड शॉर्ट विटेड आप कह सकते हो। आउट स्मार्ट करता है इसीलिए ये निकोलस। और अथॉरिटेरियन है, हुक्म चलाना पसंद करती हैं, मतलब हमारे हुक्म का पालन होना ही चाहिए। अनफॉरगिविंग भी हैं, मतलब बच्चों ने कोई गलती कर दी तो माफ़ नहीं करना है, सज़ा देना ही देना है। और रिवेंजफुल भी हैं। ये सब आपको आपको देखना है आंटी में ये सारे गुण हैं कि नहीं है, मतलब अवगुण जिसे हम कहेंगे। और साथ ही साथ मैं एक और तबका लगा देता हूँ यहाँ पे इनकी आंटी के साथ, डिसऑनेस्ट भी हैं। अब आपको खुद ही ढूँढना है कहाँ पर हम डिसऑनेस्ट उन्हें हम कह सकते हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे क्वालिटीज़ आपको बता दी हैं और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो पेरेंट्स हैं या जो हमारे एल्डर्स होते हैं ना, वो किस तरह से हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं, और एक जनरेशन गैप देखने को मिलता है क्योंकि बच्चे क्या चाहते हैं उस समय उनके चाइल्डहुड में, और जो एल्डर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, अपनी थोपनी चाहते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, उनकी साइकोलॉजी। और इस वजह से एक तालमेल नहीं बैठता, एक मिसमैच बन जाता है, इसे जनरेशन गैप करते हैं। तो वो भी इस स्टोरी का थीम है। और अपने कब्जे में रखते हुए, हुक्म चलाते हुए, यानी हमारी बात को ओबे करना ही करना है, तो ऑथोरिटेरियन चाइल्ड रियरिंग भी इसका एक थीम है। अब चलिए मैं स्टोरी में स्टार्ट करता हूँ। द चिल्ड्रन वर टू बी ड्रिवन, मतलब बच्चों को ले जाया जाना था एज ए स्पेशल ट्रीट। तो ट्रीट का मतलब यहाँ पे इनके लिए एक इंजॉइंग ट्रिप का आयोजन किया गया था कि बच्चे चलेंगे और एंटरटेन होंगे और इन्जॉय करेंगे। तो उनको कहीं ले जाया जा रहा था। अब कहाँ ले जाया जा रहा था? टू द सैंड्स एट जगबरा। तो ये एक इमेजिनरी प्लेस है और वो निश्चित है कि बीच रहा होगा, समुद्र के किनारे का इलाका रहा होगा जहाँ पे सैंड्स होंगी।
निकोलस वाज नॉट टू बी द पार्टी। निकोलस को उसमें शामिल नहीं किया गया था। पार्टी का मतलब जो बच्चों का जो ग्रुप था जो जा रहा था, और उसका कारण क्या था, ही वाज इन डिसग्रेस। वैसे डिसग्रेस का तो मतलब होता है कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया हो कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही हो, आपने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। तो डिसग्रेस का मतलब ये है कि निकोलस ने कुछ ऐसा किया था जो लोगों की नज़रों में, जो उनकी आंट की नज़रों में या उनके जो और कज़िन्स वगैरह थे उनकी नज़रों में बहुत ही गलत काम था। इन शॉर्ट ही वाज़ पुट ऑन पनिशमेंट, उसे पनिशमेंट दी गई थी। और पनिशमेंट क्या थी कि ही विल नॉट जॉइन दिस पार्टी। ओनली दैट मॉर्निंग, और उसी सुबह की तो बात है, उसने मना कर दिया था अपना जो होलसम ब्रेड एंड मिल्क, होलसम का मतलब होता है कि हेल्दी, पौष्टिक, जो आपके शरीर को काफ़ी पोषण प्रदान करे, है ना? शरीर को लगने वाला, तो ब्रेड एंड मिल्क खाने से मना कर दिया। ऑन द सीमिंगली फ्रिवलस ग्राउंड, सीमिंगली मतलब लगने वाला, फ्रिवलस का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटी-छोटी बातें फ्रिवलस होती हैं। और ग्राउंड का मतलब यहाँ पे आधार, तो बहुत छोटी-सी, तुच्छ-सी बात पे, वेरी स्मॉल मैटर, दैट देयर वाज़ अ फ्रॉग इन इट। और वो मैटर क्या था कि इसमें एक मेढक है। मतलब निकोलस ने इसलिए होलसम जो वो ब्रेड एंड मिल्क वाला जो उसको दिया गया था मॉर्निंग में स्नैक के रूप में, नाश्ते के रूप में, ब्रेकफ़ास्ट के रूप में, उसे खाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसमें फ्रॉग था। लेकिन इसमें देखिए बच्चों फन क्या है कि ऑन द सीमिंगली फ्रिवलेस ग्राउंड, मतलब अगर आपके मिल्क में फ्रॉग आ जाए तो क्या वो बहुत ही फ्रिवलेस ग्राउंड होगा अगर आप कहते हो कि हमें नहीं पीना है? इट विल बी अ बिग थिंग कि कैसे फ्रॉग आया वहाँ पे। लेकिन अब आंट वगैरह की नज़र में ये था कि छोटी-सी बात पे उसने खाने से मना कर दिया। ओल्डर एंड वाइज़र एंड बेटर पीपल, अब ओल्डर बड़े लोग घर के, वाइज़र बड़े लोग थोड़े बुद्धिमान भी कहलाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस से उन्हें नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस से उन्हें काफ़ी कुछ तजुर्बा हो जाता है। एंड बेटर पीपल, लोग ये भी कहते हैं कि बच्चे बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं, तो बड़े बेटर हैं। तो ओल्डर एंड वाइजर एंड बेटर पीपल हैड टोल्ड हिम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा घर के बड़े लोगों के लिए। और बड़े लोगों में जो इस स्टोरी में हमें फिलहाल मालूम है वो उसकी आंट है। तो घर के बड़े लोगों ने ये बताया था, टोल्ड हिम दैट देयर कुड नॉट बी पॉसिबली अ फ्रॉग, कि फ्रॉग तो हो ही नहीं सकता ब्रेड एंड मिल्क में, दैट ही वाज नॉट टू टॉक नॉनसेंस, और उसे बकवास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और सच पूछा जाए तो भई घर वाले उसको दे रहे हैं बना के, तो हाउ कैन दे बियर कि हम मेढक डाल के देंगे क्या उसमें? और मेढक जैसी बड़ी चीज़ उसके अंदर कहाँ से आ जाएगी घर के अंदर? और फिर निकोलस की जो हिस्ट्री रही होगी कि वो इस तरह की शैतानियाँ करता रहा होगा, तो इसलिए भी किसी ने सीरियसली नहीं लिया। ही कंटिन्यूड नेवरदलेस, लेकिन वो लगा रहा, अपनी बात कहता रहा। नेवरदलेस मतलब तो भी, टू टॉक व्हाट सीम्ड द वेरीस्ट नॉनसेंस। देखिए वेरी का ये सुपरलेटिव डिग्री है। वेरी जानते हैं ना? बहुत, वेरी, वेरियर एंड वेरिएस्ट, पूरी तरह से ये बकवास है। मतलब इट इज़ वेरी मच ऑफ नॉनसेंस। तो उन लोगों ने कहा कि ये बकवास, बिल्कुल कोरी बकवास कर रहा है ये, उसमें मेढक पड़ गया, खाने से मना कर रहा है। लेकिन भैया ये अपना जारी रखी उन्होंने बात, और कहा डिस्क्राइब विद मच डिटेल, बल्कि वो तो ये डिटेल में बताने लगा परिवार वालों को कि उसका कलर कैसा था, उसके ऊपर धारियाँ बनी हुई थीं। अलेस्ट का मतलब होता है कि भई हमारे पास प्रूफ़ नहीं है, बस हम कह रहे हैं। तो सस्पेक्टेड फ्रॉग आप कह सकते हो कि जिस फ्रॉग के बारे में वो बात कर रहा था, पता नहीं उसमें फ्रॉग था भी कि नहीं था। जब पता नहीं है तो अलेज्ड हो जाएगा। तो जिस फ्रॉग के बारे में बातचीत हो रही थी उसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल बताना शुरू करता है। द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट, और इस इंसिडेंट के सबसे नौटंकी वाला, सबसे ड्रामा वाला जो पार्ट था, दैट देयर रियली वाज़ अ फ्रॉग इन निकोलस बेसिन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क। सच में एक फ्रॉग था, निकोलस सच बोल रहा था। बेसिन का मतलब होता है कि जो उसका जो ग्लास वगैरह रहा होगा ना, तो जिसमें उसको मिला हो कटोरे को, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है बेसिन है। क्योंकि जो ब्रेड एंड मिल्क का जो बेसिन था नीचे बॉटम पे एक फ्रॉग था, ही हैड पुट इट देयर हिमसेल्फ। माय गॉड! कितना नॉटी बच्चा है ये, मिस्चीवस। उसने खुद ही लाके उसमें फ्रॉग डाल दिया था। यानी उसको फिर ब्रेड एंड मिल्क वो पीना नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। हम तो यही अंदाज़ा लगाएँगे। सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड। देखिए एंटाइटल्ड मतलब होता है हकदार, मतलब मुझे पूरा का पूरा राइट है। सो ही फेल्ट एंटाइटल्ड टू नो समथिंग अबाउट इट। तो उसे पूरा हक था कि वो इसके बारे में कुछ जानकारी करे। जानकारी करे का मतलब ये है कि वो जब वो कह रहा है कि उसके अंदर फ्रॉग था, तो वो सुनना चाहता है कि घर वालों को क्या कहना है, कहाँ से वो फ्रॉग आया। खुद ही फ्रॉग डाला है लेकिन वो परिवार वालों से सुनना चाहता था, फैमिली के बड़े लोगों से सुनना चाहता था, तो फ्रॉग आया कहाँ से? अब वही उसके लिए फन था। द सीन ऑफ टेकिंग अ फ्रॉग फ्रॉम द गार्डन। तो अब ये जो सिन का मतलब होता है पाप, मतलब आपकी जो रॉन्ग डूइंग्स हैं आपके सिन हो गए। द सीन ऑफ टेकिंग अ फ्रॉग फ्रॉम द गार्डन पुटिंग इट इनटू अ बोल ऑफ होलसम ब्रेड एंड मिल्क वाज इनलार्ज्ड ऑन। तो ये जो पाप किया था, ये जो इसने गलत काम किया था कि वो गार्डन से फ्रॉग उठा लाया, और उसने जो कटोरा था, बोल था उसका होलसम ब्रेड एंड मिल्क का, उसमें ले जाके डाल दिया। इनलार्ज्ड ऑन एट अ ग्रेट लेंथ। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि परिवार वालों को ना पता चला हो कि वो खुद लाके उसने डाला था, या पता भी चल गया हो, बट एनी हाउ इनलार्ज्ड ऑन एट अ ग्रेट लेंथ का मतलब होता है कि खूब बवाल हुआ, लंबा चौड़ा,
बट द फैक्ट, लेकिन सच्चाई यही थी दैट स्टूड आउट क्लियरेस्ट, जो एकदम साफ निकल के आ रही थी। मतलब जो बात एकदम क्लियर हो रही थी वो बात यहाँ पे लिखी गई है कि इन द होल अफेयर, ये सब कुछ जो पूरा का पूरा जब मामला था, बोल में होलसम ब्रेड मिल्क के बोल में फ्रॉक का होना, इस इंसिडेंट से एक बात तो प्रूफ हो गई भाई। वो क्या प्रूफ हो गई? एज इट प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू द माइंड ऑफ निकोलस, मतलब निकोलस के दिमाग में ये बात पूरी तरह से खुद ही आई, ये कहने का मतलब है। मीन्स इट बिकेम क्लियर टू निकोलस, अब वो हमसे भी कह रहा है, मतलब रीडर से, कि दैट द ओल्डर वाइजर एंड बेटर पीपल, ये एक प्रकार से ताना मार रहा है वो, ओल्डर वाइजर एंड बेटर पीपल, है ना? घर के बड़े लोग, बुद्धिमान लोग, बढ़िया लोग, ये टर्म्स जो है ना वो एक सटायर के रूप में, एक आयरनिकल रिमार्क है उसका। पीपल हैड बीन प्रूव्ड, वो पूरी तरह से प्रूव हो गए हैं, प्रोफाउंडली मतलब ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, इन एरर, इन मैटर्स, एरर का मतलब होता है जहां आप गलती कर रहे हो, मैटर्स का मतलब मामला, अबाउट विच जिसके बारे में, दे हैड एक्सप्रेस्ड मतलब उन्होंने कहा था, द अटमोस्ट मतलब वेरी मच, बहुत ज़्यादा, एश्योरेंस मतलब पूरा विश्वास, पक्का, कि पक्की बात है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो निकोलस ये कहना चाहता है कि घर के जो बड़े लोग हैं, बड़े बेटर लोग हैं, बड़े वाइजर लोग हैं, है ना? एक बात तो साबित हो गई कि जहाँ उनको पूरा पक्का विश्वास होता है कि जो कह रहे हैं एकदम सच ही है, वहीं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। यानी यहाँ वो कह रहे हैं कि फ्रॉग नहीं है, फ्रॉग नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हो ही नहीं सकता कि घर के ब्रेड एंड मिल्क जो प्रिपेयर हो रहा है उसके अंदर कोई फ्रॉग आ जाए। दे आर कन्फर्म्ड 100%। उन्होंने देखने की भी कोशिश नहीं की कि दूध में, मिल्क में कोई फ्रॉग है कि नहीं है। और यहाँ पर रियल में फ्रॉग था, भले ही उसने ला के डाला हो। तो एक बात तो साबित हो गई ना कि ये लोग गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनका विश्वास ही झूठा है, इनका कॉन्फिडेंस का जो है मतलब वो बहुत ही एरर में है। लेकिन बच्चों मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब आप इस तरह से लाके फ्रॉग डाल दोगे, तो इसमें बड़ों का क्या दोष है? वो तो बिल्कुल विश्वास करेंगे ही नहीं ना, कि फ्रॉग आ सकता है, घर में खाना बन के जा रहा है, वहाँ पे कोई छिपकली मिल जाए, तो भी ये हो सकता है कि मान लीजिए भई ऊपर से कहीं न कहीं गिर गई, हालाँकि मुझे खराब लग रहा है एग्ज़ाम्पल देने में। लेकिन फ्रॉग जिसका सोर्स जो है कहीं वाटर के आसपास होता है। बट एनीहाउ उसको संतोष हो गया कि देखो मैंने प्रूफ कर दिया कि बड़े लोग बड़े ही गलत होते हैं, जहाँ उनको पूरा विश्वास होता है सही है, वहीं पे गलती होती है उनकी। यू सेड दैट कुड नॉट पॉसिबली अ फ्रॉग। आप कहते हो कि इसके अंदर फ्रॉग नहीं है मेरे ब्रेड एंड मिल्क में। देयर वाज़ अ फ्रॉग इन माय ब्रेड एंड मिल्क। मेरे ब्रेड एंड मिल्क में फ्रॉग था। ही रिपीटेड विद द इंसिस्टेंस ऑफ अ स्किल्ड टैक्टिशियन। और जब वो बार-बार इस चीज़ को कह रहा था, इंसिस्टेंस का मतलब होता है कि बार-बार जोर देके किसी चीज़ को हठ करना, जिद करना। स्किल्ड का मतलब होता है माहिर, वेल एक्सपर्ट। टैक्टिशियन, देखिए टैक्टिशियन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए युद्ध के क्षेत्र में, जहाँ पे फाइट वगैरह हो रही है वहाँ पर, तो वो लोग बहुत ही तरकीब से, बहुत ही चालाकी से योजनाएँ बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और सक्सेस गेन करनी है। इंटेंट का मतलब इरादा, शिफ्ट का मतलब बदलना, अपनी जगह बदलना यहाँ पे। फ़ेवरेबल का मतलब होता है जो हमारे मतलब का हो, जहाँ पे हमें एडवांटेज मिल रहा हो, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ग्राउंड का मतलब हमारी पोज़ीशन। तो जैसे एक फाइटर अपनी फ़ेवरेबल पोज़ीशन को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं होता, तैयार नहीं होता, एक स्किल्ड टैक्टिशियन की तरह से कि भई यहीं से मैं सब कुछ कर पाऊँगा ठीक-ठाक, यहीं से मैं सक्सेस मुझे मिलेगी, यहीं से मैं दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। और अगर मैं थोड़ा-सा और डीप में आपको बता दूँ, तो वी कैन से दैट कि समवन स्किल्ड एट प्लानिंग एंड कैरिंग आउट एक्शंस स्पेशली इन मिलिट्री सिचुएशंस। यहाँ पर जो है ये एक मेटाफोर के रूप में यूज़ हुआ है। इट इज़ यूज्ड मेटाफोरिकली फॉर निकोलस आर्गुमेंटेटिव स्ट्रैटेजी। वो जो तर्क-वितर्क कर रहा था, अपनी 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 बातों को रख रहा था, तो चूँकि उसमें फ्रॉग तो था ही था, हालाँकि उसने ही डाला था, तो वो तो बिल्कुल भी उस बात से हटने को राज़ी नहीं था। मतलब नॉट शिफ्टिंग फ्रॉम फेवरेबल ग्राउंड। सो हिज बॉय कजिन एंड गर्ल कजिन, मतलब ये उसके कजिन्स हो गए, है ना? मतलब जो लड़कियां हो गई और जो लड़के हो गए, तो भाई दोनों कजिन के लिए यहाँ पे यूज किया गया, बॉय कजिन गर्ल कजिन, एंड इज क्वाइट अनइंटरेस्टिंग यंगर ब्रदर। ब्रदर मतलब उसका एक भाई है, जिसे उसने यहाँ पे लिख दिया है कि अनइंटरेस्टिंग, मतलब कोई दिलचस्पी नहीं है। कहने का मतलब है कि निकोलस शायद घर पे भी थोड़ा सा बोरियत ही महसूस करता था, उसका इंटरेस्ट कहीं बनता नहीं था। वर टू बी टेकन टू जगवरा सैंड दैट आफ्टरनून, तो उस आफ्टरनून जो है उन्हें ले जाया जाना था जगवरा, जहाँ हमने शुरू में पढ़ा था, और उसे घर पे ही रुकना था, आउट ऑफ पनिशमेंट। तो उसके कजिन्स की जो आंट थी, हु इंसिस्टेड बाई एन अनवारंटेड स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। अब देखिए यहाँ पे चूंकि लैंग्वेज है, लिटरेचर है, तो हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आपके लिए ईज़ी बनाने की कोशिश करूँगा कि जो इस बात पे जोर देती थी, अनवारंटेड मतलब ज़रूरी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा गैर ज़रूरी तरीके से, स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन मतलब खूब अपना दिमाग लगा के अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करते हुए, इन स्टाइलिंग हरसेल्फ हिज आंट आल्सो, और अपने आप को उसकी, निकोलस की आंट भी दिखाने की कोशिश करती थी कि मैं तुम्हारी आंट हूँ।
स्टाइलिंग का मतलब यहाँ ये होगा कि शी इज़ ट्राइंग टू प्रेज़ेंट हरसेल्फ व्हिच शी इज़ नॉट। लेकिन देखिए यहाँ पे बच्चों ये तो मानना पड़ेगा कि वो अपने आंट के ही यहाँ पे रह रहा है, लेकिन आंट को जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, आंट को प्यार करना चाहिए बच्चों से, तो वो उसे नहीं मिल रहा है। इसलिए बार-बार वो ताना मार रहा है यहाँ पे, मतलब कमेंट पास कर रहा है कि जो अपने आप को आंट दिखाती हैं। हैड हैस्टली, हैस्टली मतलब जल्दी-जल्दी, इन्वेंटेड मतलब कुछ नया बना देना। द जैकबरो एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन का मतलब होता है कि पूरी पूरी जो जर्नी वहाँ जैकबरो में जाने वाली है, घर से वो जैकबरो जाएँगे, फिर वहाँ से आएँगे, तो वो एक्सपीडिशन हो गया। इन ऑर्डर टू इम्प्रेस, इम्प्रेस माने मतलब आप प्रभाव डालना चाहते हो निकोलस पे, उसको दिखाना चाहते हो निकोलस का। डिलाइट्स मतलब जो भी मज़ा होगा, खुशियाँ होगी, आनंद आएगा, मस्ती होगी। हैप्पीनेस हैड जस्टली फॉरफिटेड, जो उससे छीन ली गई थी। फॉरफिटेड मतलब जो उसने खुद ही लूज़ कर दी थी। मतलब निकोलस हैड लॉस्ट, व्हाट ही हैड लॉस्ट? द डिलाइट्स। अब क्यों? बाय हिज डिसग्रेसफुल कंडक्ट एट द ब्रेकफास्ट टेबल। तो ब्रेकफास्ट टेबल पे उसने जो बवाल मचाया था सवेरे-सवेरे, है ना? आपने डिसग्रेसफुल मतलब बहुत ही शर्मिंदगी वाला, बहुत ही नीच काम जो उसने किया था, रॉन्ग, वेरी बैड बिहेवियर जो था, उसकी वजह से उसे उस ट्रिप पे नहीं ले जाया जा रहा था, जैकबरा वाली ट्रिप पे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो जैकबरा वाली जो ट्रिप जा रही थी, है ना? जो एक्सपीडिशन था, तो आंट की आदत थी, मतलब आंट जो है वो बहुत ही अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करती हुई, जबकि उतना हाइली क्रिएटिव नहीं थी। तो अपने आप को जो आंट दिखाने की कोशिश करती है, वो बहुत जल्द उसने जो है जैकबरा की एक्सपीडिशन की ट्रिप तैयार कर दी कि मैं जैकबरा लेके जाऊँगी बच्चों को। और निकोलस पे वो इस प्रकार का इंप्रेशन क्रिएट करना चाहती थी कि जैकबरा में उस तरह से बोल रही थी, जैकबरा में कितना मज़ा आएगा, है ना? मस्ती करेंगे सब लोग, सो एन्जॉयिंग इट विल बी। लेकिन निकोलस ने उसे फ़ॉरफिट कर दिया, मतलब लॉस्ट कर दिया, बिकॉज़ ऑफ हिज डिसग्रेसफुल कंडक्ट एट द ब्रेकफास्ट टेबल। अब वो तो यहीं रह जाएगा। यानी बच्चे ये सोच के परेशान हो, क्या बताऊँ, मैं भी जाता तो कितना मज़ा आता, लेकिन मुझे अब घर पे रहना पड़ेगा, पनिशमेंट के तौर पे। मैंने बवाल जो कर दिया था, या तो फिर वो मिन्नतें माँगे, सॉरी कहे, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। अब देखें यहाँ पे इसे आप एक प्रकार से कर सकते हो कि मेंटल प्रेशर डालना, बच्चे की साइकोलॉजी से खिलवाड़ करना। इट वाज़ हर हैबिट, और ये आदत भी थी उनकी कि व्हेनेवर वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम ग्रेस, मतलब को फेल फॉल फ्रॉम ग्रेस का मतलब होता है कि आप जो गुड बिहेवियर है, सोशल गुड बिहेवियर, जो एटिकेट्स होते हैं, जो जो संस्कार होते हैं, जो बच्चों को बताए जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, अगर आप ये नहीं करते हो तो इट इट इज़ नॉट गुड। तो बैड बिहेवियर के लिए यहाँ पे आया, जो गुड बिहेवियर से नीचे गिरकर कोई बैड वर्क कर देते हैं ड्यू टू देयर रॉन्ग एक्शंस। तो उनकी आदत थी कि कोई बच्चा अगर इस तरह का काम कर देता था, तो इम्प्रोवाइज़, इम्प्रोवाइज़ मतलब होता है कि उसी समय कोई ना कोई जुगाड़ के तौर पे प्लान बना देना। तो इम्प्रोवाइज़ समथिंग ऑफ अ फेस्टिवल नेचर। देखिए फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार, त्योहार में बड़ी मस्ती आती है। कोई भी त्योहार होता है तो बच्चे पहले से ही, सब ज़्यादा तो बच्चे ही खुश होते हैं कि देखो ये फेस्टिवल आने वाला, होली, दिवाली, है ना? क्रिसमस है, ईद है ना? तो वो जो डिलाइट आपको फ़ील होता है, वो जो हैप्पीनेस आपको फ़ील होती है, उस हैप्पीनेस के लेवल का वो इम्प्रोवाइज़ कर देती है। कहने का मतलब है कि जैसे उन्हें पता चला किसी ने कुछ गड़बड़ी की है, उसके पनिशमेंट का एक तरीका ये है कि उसे छोड़ो और बाकी लोगों के लिए कुछ अच्छा-सा इंतज़ाम कर दो। इसे मत दो वो चीज़, इसे मत ले जाओ वहाँ पे, और जो भी इंतज़ाम आपको करना है, मतलब तुरंत अगर आप कर रहे हो तो इम्प्रोवाइज़ हो जाएगा, क्योंकि आपके पास भाई प्रॉपर रिसोर्सेज़ नहीं है, आपके टाइम नहीं मिला कि आप वेल प्लानिंग कर सकें। तो इफ यू प्लान समथिंग बिफोरहैंड देन इट इज़ इम्प्रोवाइज़िंग। तो वो फेस्टिवल नेचर का मतलब इतने हाई लेवल की फेस्टिविटी वाला कोई ना कोई प्लान तैयार कर देती थी, फ्रॉम विच द ऑफेंडर, ऑफेंडर मतलब गलत करने वाला, द रॉन्ग डूअर वुड बी रिगोरसली डिवाल्ड। पहली बार डिवाल्ड का मीनिंग समझ लीजिए। डिवाल्ड का मतलब होता है कि मना करना, उसको बाहर रखना, शामिल ना करना। रिगोरसली का मतलब होता है बहुत बुरी तरह, वेरी स्ट्रिक्टली, बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है उसमें ढील की, कड़ा, कठोर। तो उनकी आदत थी कि वो कोई ना कोई इस तरह की ट्रिप या कुछ इस तरह का इम्प्रोवाइज़ कर देती थी कि जिसने गलत काम किया है ना? हू हैड फॉलन फ्रॉम ग्रेस, जो कि ऑफेंडर है, उसे उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उस फेस्टिवल नेचर ऑफ एन्जॉयमेंट से। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ही विल नॉट बी अ पार्ट। और अब की बार वो जो फेस्टिवल नेचर का जो यहाँ पे जो जो इम्प्रोवाइज़ेशन है, वो ट्रिप है जैकबरा। और अब की बार रिगोरसली कौन डिबार्ड है? निकोलस। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन सिन्ड कलेक्टिवली, और हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि सारे बच्चे सब के सब सिनर हो जाते हैं, ऑफेंडर हो जाते हैं,
तो दे वर सडनली इन्फॉर्म्ड ऑफ ए सर्कस। तो उनको फिर अचानक ये बताया जाता था कि एक सर्कस आया हुआ है और बगल के पड़ोस में आया हुआ है। ये भी तरीका है आंट का, है ना? कि बच्चे सोच-सोच के क्या बताएँ, है ना? कि सर्कस में हम नहीं जा पाए। सर्कस ऑफ अनराइवल्ड मेरिट, और मेरिट मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी गज़ब की है। अनराइवल्ड मतलब होता है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। राइवलरी का मतलब होता है मुकाबला। अनराइवल्ड मतलब कोई मैच ही नहीं है, इतना बेहतरीन सर्कस है। अनकाउंटेड, इतने सारे एलिफेंट्स हैं, गिनती नहीं कर सकते। टू विच बट फॉर देयर डिप्रेविटी। और इस सर्कस में बट का मतलब होता है, बल्कि बट और फॉर इकट्ठा लीजिए। तो बट और फॉर का मतलब होता है कि फॉर रीज़न, की वजह से कोई काम नहीं होने वाला है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो बट फॉर लगाते हैं। मतलब ये है जो नहीं होना चाहिए था और यही हुआ। तो बट फॉर द डिप्रेविटी, डिप्रेविटी मतलब होता है कि जब आप बहुत ही गलत काम करते हो, नीचता का काम करते हो, शर्मिंदगी का काम करते हो, वेरी विकेड, वेरी करप्ट। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि निकोलस इतना भयंकर काम कर दिया हो, ये तो बहुत ही मतलब हार्श वर्ड है। तो एक प्रकार से यहाँ पे एग्ज़ैजरेशन है, आंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ा के बोल रही हैं। दे वुड हैव बीन टेकन दैट वेरी डे, दैट वेरी मतलब ठीक उसी दिन। कहने का मतलब ये है कि एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैकबरा का हो गया, तो आंट की ये मतलब ये यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चे के बजाय, निकोलस के बजाय सबने ही गलत गलतियाँ कर दी, सबने ही फेल फ्रॉम ग्रेस, उसकी बात को नहीं माना, आंट के हिसाब से नहीं हुआ जो कुछ वो चाहती थी। तो फिर वो बताने लगेंगे कि देखो बगल में एक सर्कस आया हुआ है, बहुत बढ़िया है, हाथी हैं, घोड़े हैं, तरह-तरह की चीज़ हैं, लेकिन बट फॉर देयर डिप्रेविटी, लेकिन क्या करें, इतना गलत काम ही उन लोगों ने किया है, नहीं तो उन्हें ले जाया गया होता उस सर्कस में। अब बच्चे सोच-सोच के परेशान, क्या बताएँ यार, गलती हो गई, नहीं सर्कस गए होते, अगली बार हम लोगों को कुछ भी गलती नहीं करनी है। मतलब ये भी तरीके होते हैं बच्चों को अपने बस में करने के। अब जो मैंने शुरू-शुरू में जो बताए थे आपको आंट के गुण अवगुण, आप ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ उतर रहा है सही कि नहीं उतर रहा है? तो आपने देखा किस प्रकार से मतलब निकोलस वाज़ नॉट गिविंग अप, है ना? ही केप्ट रिपीटिंग दैट ही वाज़ राइट अबाउट द फ्रॉग, हैं? लाइक अ स्किल्ड फाइटर, है ना? टैक्टिशियन ही वोंट गिव अप एन एडवांटेज। तो हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स वर ऑल रिवॉर्डेड विद अ ट्रिप टू द बीच, जैकबरो सैंड्स पे, उसी आफ्टरनून को, और निकोलस हैड टू स्टे होम एज़ अ पनिशमेंट। और उसकी जो आंट थी, जो कि मतलब अपने को बढ़ा-चढ़ाकर आंट बताने की कोशिश करती थी, निकोलस की नज़र में तो आंट थी ही नहीं। तो शी मेड अप द होल ब्रिज ट्रिप टू शो निकोलस व्हाट फन इट ही वाज़ गोइंग टू मिस बिकॉज़ ऑफ हिज बैड बिहेवियर एट द ब्रेकफास्ट टेबल। And this was her usual trick, है ना? Whenever a child misbehaved, she would invent some exciting event like a fantastic circus, है ना? Unrivaled merits, uncounted elephants in a nearby town that the kids would miss because of their bad choices. आगे चलते हैं। A few decent tears were looked for। क्या बात है! अब बताइए, टीयर्स मतलब आँसू। आँसू भी कहीं अच्छे होते हैं क्या? लुक्ड फॉर ऑन द पार्ट ऑफ निकोलस मतलब निकोलस की तरफ से। व्हेन द मूवमेंट फॉर द डिपार्चर, डिपार्चर मतलब जाने का। अब मतलब घर से लोग जैकबरा के लिए निकल रहे हैं और ये बेचारा घर पे ही रह जाएगा, उनको जाता हुआ देखेगा तो कितना दुखी होगा। दुखी होगा तो उसके आँख में आँसू आ जाएँगे। और डिसेंट का मतलब होता है कि वेल एक्सपेक्टेड। तो कुछ आँसुओं की बूँदों की तो एक्सपेक्टेशन थी निकोलस की तरफ से कि वो थोड़ा-सा उदास होगा। ऑफ द एक्सपेडिशन अराइव्ड मतलब जब जाने का समय आ गया, बच्चे निकलेंगे बाहर। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हाउएवर ऑल द क्राइंग वाज़ डन बाय हिज़ गर्ल कज़िन। रोने-धोने का तो निकोलस का तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि उसकी जो गर्ल कज़िन थी, मतलब जो उसकी कज़िन सिस्टर थी, वो रो रही थी। क्राइंग तो उसके द्वारा किया जा रहा था। अब आप देखिए, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि मैच्योरिटी वाला, कि छोटा-सा लड़का था लेकिन मैच्योर भी था। हालाँकि ये काम मैंने आपको सौंपा हुआ है, मतलब ये आपका टास्क है कि आप देखिए कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी क्वालिटीज़ निकल के आती हैं, निकोलस की। तो वो रो रही थी, हू स्क्रैप्ड हर नी, मतलब उसका जो घुटना जो है ना वो छिल गया था किसी से टकरा के। रेदर पेनफुली, बेचारी दर्द से रो रही थी। अगेन द स्टेप ऑफ द कैरेज, कैरेज मतलब जिस गाड़ी में उनको जाना था ना, तो वहाँ पे जो सीढ़ियाँ लगी होंगी ऊपर चढ़ के बैठने के लिए, तो वहाँ उसका घुटना छिल गया था। और शी वाज़ स्क्रैम्बलिंग इन, जहाँ पे वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मतलब अपने घुटने और हाथ से वो चढ़ने की कोशिश कर रही थी, हो सकता है थोड़ा ऊँचाई पे हो। तो स्क्रैम्बलिंग मतलब होता है थोड़ा-सा लड़खड़ाते हुए, नॉट नॉट स्मूथली, नॉट नॉट स्ट्रेट। बेचारी का घुटना छिल गया। हाउ शी डिड हाउल। अब वो देखिए निकोलस थोड़ा-सा चीयरफुली मतलब बड़ा मस्ती में, खुशी-खुशी, कितनी चिल्ला रही है। हाउल वैसे होता है जानवरों के लिए, लंबी हाउल जो लगाते हैं। लाइक दिस, चोट लगी ना उसको। एज द पार्टी ड्रॉप ऑफ विदाउट एनी ऑफ द इलेशन, इलेशन मतलब खुशी, हाईएस्ट लेवल की खुशी आप कह सकते हो।
फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रायम्फ कि देखो देखो निकोलस जो है, हो सकता है निकोलस से और भी घर वाले परेशान हो, जिसके जो कजिन्स वगैरह हैं, कि देखो निकोलस घर पे ही है, हम लोग जा रहे हैं, खूब मस्ती करेंगे, तो वो जो इलेशन चाहिए था वो गायब था। और निकोलस बल्कि उसका मजाक भी उड़ा रहा था, जो उसकी गर्ल सिस्टर थी। हाई स्पिरिट दैट शुड हैव करेक्टराइज्ड इट। तो उस जो पार्टी रवाना तो हुई, लेकिन जो इलेशन देखने को मिलना चाहिए था, हाई स्पिरिट मतलब उनके हौसले, उनकी चेहरे पे जो मुस्कान चाहिए थी, बुलंदी जो चाहिए थी, वो सब करेक्टराइज़ होना चाहिए था, दिखना चाहिए था, वो सब गायब था। और लोग रवाना हो गए, खुशी गायब थी। शी विल सून गेट ओवर दैट। अरे बहुत जल्दी वो मतलब जो उसकी जो सिस्टर जो रो रही थी ना, तो कहा अरे बहुत जल्दी शी विल गेट ओवर दैट। उससे वो उभर जाएगी, दर्द गायब हो जाएगा और वो अपने ट्रिप के बारे में सोचेगी, बहुत खुश हो जाएगी। सोई डिसेंट आंट। सोई डिसेंट जो है एक फ्रेंच टर्म है, जिसका मतलब आप कह सकते हो सेल्फ स्टाइल्ड, अपने आप को आंट बताने वाली, आंट जैसा बिहेव करने वाली। आंट है उसकी, क्योंकि भाई उनके पास है तो वो आंट जैसा ही बिहेव करेगी, जो उनकी मदर नहीं है। लेकिन सोई डिसेंट मतलब सेल्फ स्टाइल्ड आंट, खुद ही अपनी आंट जो बनने की कोशिश कर रही थी निकोलस की। मतलब प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग वन इज नॉट, क्लेमिंग अ टाइटल और अ पोजीशन विदाउट जस्टिफिकेशन, है ना सोई डिसेंट। इट विल बी अ ग्लोरियस आफ्टरनून फॉर रेसिंग। बहुत ही अच्छी आफ्टरनून होने वाली है, वेरी ब्यूटीफुल, ग्लोरियस, फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड एंजॉय फॉर रेसिंग। रेसिंग मतलब दौड़ दौड़ लगाना। अबाउट अवर दोज ब्यूटीफुल सैंड्स, वहाँ पे जाएंगे बच्चे और सैंड्स पे यहाँ वहाँ कूदेंगे, दौड़ लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाउ दे विल एंजॉय देमसेल्फ, कितना मजा आएगा ना उन लोग, कितनी मस्ती करेंगे वो लोग। ये उसकी आंट निकोलस से बोल रही है। अच्छा, आंट नहीं जा रही है, खाली बच्चों को भेजा गया है। बॉबी वॉन्ट एंजॉय हिमसेल्फ मच। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग हो रही है। रीजनिंग मतलब समझ रहे हैं आप, कि वो कह रहा है कि देखो वो लोग मतलब इलेशन गायब है और वो रो रही थी, खुद ही उसको चोट हो गई थी। निकोलस के आंसू की बजाय वो जो गर्ल कजिन थी उसके आंसू निकल रहे थे। और जब आंट कहती है कि वो लोग कितनी मस्ती करेंगे वहाँ सैंड्स पर, तो वो देखिए क्या कहता है, बॉबी वॉन्ट एंजॉय हिमसेल्फ। बॉबी जो कि अनइंटरेस्टिंग बताया गया है, उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। एंड ही वॉन्ट रेस मच ईदर, अब वो दौड़ भी नहीं लगाएगा। सेड निकोलस विद ए ग्रिम चकल, अपनी मतलब खींच निपोड़ते हुए जिसे कहा जाए, है ना, अपनी हंसी को मतलब दबी दबी हंसी एक प्रकार से। चकल मीन्स अ लाफ, मतलब ऐसी हंसी दैट सजेस्ट अम्यूजमेंट एज समवन एल्सेस मिसफॉर्चून, मतलब किसी दूसरे की परेशानी पे जो आपको हंसी आती है, मजा आता है, वो चकल है। कि देखो 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 क्या हो रहा है, क्या हो गया जा रहा है, दौड़ लगाएगा, दौड़ लगाएगा ये दौड़ लगाएगा, लाइक दिस। हिज बूट्स आर हर्टिंग हिम, उसके बूट्स जो हैं उसे काट रहे हैं। दे आर टू टाइट, काटने का मतलब होता है कि जूते वगैरह जो पहन लेते हैं और वो अगर वो कंफर्टेबल नहीं होते ना, तो वो हर्ट करते हैं। बताइए यहाँ पे कुछ क्वालिटी पता चलती है। निकोलस कितना ऑब्जर्विंग भी था, मतलब वो खुद परेशान भी है और उसको पनिशमेंट भी मिला हुआ है। हालांकि ऐसा तो है नहीं, वो भी इंजॉय करना चाहता होगा ट्रिप वहाँ जाके, लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे उसको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ये उसकी मैच्योरिटी है और हाईली ऑब्जर्विंग नेचर है इसका। कितनी माइन्यूटली वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि उसकी आंट नहीं कर पाई। व्हाई डिडंट ही टेल मी दे वर हर्टिंग, तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं उन लोगों ने कि वो हर्ट कर रहे थे बूट। आंट ने मतलब कुछ एस्पेरिटी के साथ, थोड़ा सा मिजाज बनाते हुए, मतलब अपने टेम्पर को शार्प करते हुए, मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा होके, कठोरता के साथ, रूखेपन के साथ, कि मुझे बताया क्यों नहीं कि जूते काट रहे हैं, क्योंकि उसे खराब लगा ना कि निकोलस उसे बता रहा है और उसे नहीं पता। ही टोल्ड यू ट्वाइस बट यू वर नॉट लिसनिंग, 2 बार उसने बताया लेकिन आप सुनने को राजी नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे ब्लेम सीधा किसके ऊपर, आंट के ऊपर। अब वो सही भी कह रहा है ना। अब आंट क्या कहेगी, यू ऑफन डोंट लिसन व्हेन वी टेल यू इंपॉर्टेंट थिंग, आप सुनती ही कब है जब हम आपको बहुत जरूरी जरूरी चीज़ें बताते रहते हैं। आप कहने का मतलब यहाँ पे आंट का एक और नेचर निकल के आ रहा है कि वो बच्चों की बातों को सीरियसली नहीं लेती थी। मतलब उनके द्वारा कुछ ऐसी बात कही जाती थी जो आंट को सुननी चाहिए, वहाँ पे उनको अनसुना कर देती थी। इससे आंट के बारे में आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की आंट रही होंगी। अब आंट के पास कोई जवाब ही नहीं है। ही वर नॉट टू गो इनटू द गूसबेरी गार्डन, तो सीधा-सीधा कह दिया कि लेके एक और पनिशमेंट। मतलब इसका जवाब देने के बजाय कि हाँ बेटा यार मुझे सुनना चाहिए था, सीधा-सीधा आप गूसबेरी गार्डन नहीं जाओगे। वैसे गूसबेरी जो है करौंदे को भी कहा जाता है और आंवले को भी कहा जा सकता है, तो आप समझ लीजिए आंवले या करौंदे का बाग रहा होगा, वहाँ उसके पेड़ ज़्यादा होंगे। आर्ट ने कहा चेंजिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब टॉपिक जिस पर बातचीत हो रही थी, तो उसने कहा कि हटाओ हटो यहाँ से, तो निकोलस तो जो है ऐसे ही मुझ पे आरोप लगाता रहेगा। व्हाई नॉट डिमांडेड, डिमांड मतलब होता है कि एक तरह से आप जवाब के तौर पे मांगते हो कि मुझे जवाब चाहिए। तो निकोलस ने कहा
क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज़ यू आर इन डिसग्रेस, क्योंकि तुम तो डिसग्रेस में हो ना, तुमने तो गलत काम किया हुआ है ना। ऑन लॉफ्टिली, लॉफ्टिली मतलब होता है बड़े गुरूर के साथ, क्योंकि भाई निकोलस का तो कुछ वहाँ मामला ब्रेकफ़ास्ट में गड़बड़ हो ही गया था। अब कोई गलत काम कर दे, कोई नीचता का काम कर दे, तो सामने वाले तो चिढ़ाने वाले बड़े गुरूर के साथ ही चिढ़ाएँगे ना, क्योंकि बात तो सही है। तो वो बहुत ही एकदम गर्व के साथ कहती, क्योंकि तुम डिसग्रेस में हो इसलिए नहीं जाओगे, इस तरह से, इन ए प्राउड एंड एरोगेंट वे। निकोलस डिड नॉट एडमिट द फ्लॉलेसनेस ऑफ द रीजनिंग। देखिए, फ्लॉलेसनेस मतलब होता है कि विदाउट एनी एरर। रीजनिंग मतलब होता है कि जो सवाल जवाब यहाँ हो रहे थे, जो तर्क दिए जा रहे थे। एडमिट मतलब एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्ट मतलब उसने स्वीकार नहीं किया। वैसे बच्चों, ये जो लैंग्वेज यहाँ यूज हुई है थोड़ा समझने वाली है। डिड नॉट एडमिट द फ्लॉलेसनेस ऑफ द रीजनिंग, कहने का मतलब कि उसकी आंट ने सीधा सीधा कहा कि तुम यू आर इन डिसग्रेस, मतलब तुम डिसग्रेस में हो, यानी तुम पनिशिंग स्टेट में हो, तुम्हें पनिश किया गया है, इसलिए तुम गूजबेरी गार्डन में नहीं जा सकते। तो उन्हें लगा तो आंट तो एकदम फोर्टिफाइड हो गई हैं, मतलब कि उनके तर्क का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि तुम डिसग्रेस में हो, पनिशमेंट में हो, तुम गार्डन नहीं जा सकते हो। तो मैं गार्डन नहीं जा पाऊंगा, इसका मतलब नो। जो आंट ने कहा उसे उस रीजनिंग में दम था, लेकिन वो फुल प्रूफ नहीं था। कहने का मतलब निकोलस ने उनकी इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया कि आंट जो कह रही हैं वो उसको करके दिखा भी पाएंगी। मैं उसमें लूप होल निकाल दूंगा, मैं उनके प्लान की धज्जियां उड़ा दूंगा। दैट इज निकोलस डिड नॉट एक्सेप्ट हिज लॉजिक एज करेक्ट। क्यों? कारण दिया गया, ही फेल्ट परफेक्टली कैपेबल, क्योंकि वो पूरी तरह से, है ना, इस बात में सक्षम था, कैपेबल था, मतलब ही कुड डू ऑफ बीइंग इन डिसग्रेस, मतलब वो सजा में भी हो सकता था, डिसग्रेस में भी हो सकता था। एंड इन गूजबेरी गार्डन, गजब का नॉटी, गजब का मिस्चीवियस है, क्या माइंड है इसके पास। वो कह रहा है सेम मूवमेंट, मतलब उसी उसने कहा कि मैं दोनों काम साथ साथ कर सकता हूँ, यानी मैं पनिशिंग स्टेट में भी हो सकता हूँ, यानी मैं सजा याफ्ता हूँ, और साथ ही साथ गूजबेरी गार्डन में जहाँ जाने के लिए मना किया जा रहा है इस वजह से, बिकॉज यू आर इन पनिशमेंट, मैं गूजबेरी गार्डन में भी जा सकता हूँ, मतलब मैं सजा मैं पनिशिंग स्टेट में भी वहाँ जा सकता हूँ। क्या बात है! मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो आंट को धोखा देने वाली बात है ये। लेकिन बच्चे हैं, क्रिएटिव है, हाइली क्रिएटिव है ये। हिज फेस टुक ऑन एक्सप्रेशन ऑफ कंसिडरेबल ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी मतलब होता है कि बड़ी जिद वाली बात, ढीठता वाली बात, कि ठान लिया है तो करना ही करना है, चाहे जो कुछ हो जाए। मतलब व्हेन यू आर अनविलिंग टू चेंज योर माइंड देन यू आर ऑब्स्टिनेट। कंसिडरेबल मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक। टुक ऑन एक्सप्रेशन को मतलब अब उसके चेहरे के जो भाव नज़र आ रहे थे, वो सीधा-सीधा भाव नज़र आ रहे थे कि अब तो गूसबेरी गार्डन जाना ही जाना है। इट वाज़ क्लियर टू हिज़ आंट दैट ही वाज़ डिटरमिन्ड, और आंट को भी क्लियर हो गया था कि ये निश्चित इसने मन बना लिया है। डिटरमिन्ड मतलब ही हैड वेरी वेल डिसाइडेड टू गेट इनटू द गूसबेरी गार्डन, जाएगा ही जाएगा, क्योंकि निकोलस को तो जानती होंगी ना कि किस तरह का है। ओनली एज़ शी रिमार्क्ड टू हरसेल्फ, ओनली मतलब होता है कि वो अपने आप से बात कर रही है, रिमार्क मतलब अपने आप मन में सोच रही है कि इसलिए जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए जाएगा बिकॉज़ आई हैव टोल्ड हिम ही इज़ नॉट टू, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि उसे नहीं जाना है। यानी अगर मैंने कह दिया कि गूसबेरी गार्डन नहीं जाना है, तो जाएगा ज़रूर, ये ऐसा ही है। मतलब आंट भी समझ रही है निकोलस को। अब देखो क्या होता है दोनों में टसल, क्योंकि घर के बाकी लोग तो जा चुके हैं। ना द गूसबेरी गार्डन है 2 डोर्स, मतलब गूसबेरी गार्डन में 2 दरवाजे थे, जिसमें से एंटर किया जा सकता था। एंड वन्स अ स्मॉल पर्सन लाइक निकोलस, निकोलस जो कि छोटा था, बच्चा था, बहुत आसानी से स्लिप होके वो अंदर जा सकता था। एंड इफेक्चुअली डिसअपियर, और पूरी तरह से गायब भी हो सकता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि दिखाई ना दे। फ्रॉम व्यू अमिड द मास्किंग, अमिड मतलब के बीच में, है ना? मास्किंग का मतलब जो मास्क पहन लेते हैं तो हमारा रियल चेहरा नहीं दिखाई देता। ग्रोथ ऑफ आर्टिचोक, आर्टिचोक एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वेजिटेबल के रूप में यूज़ किया जाता है, और इसमें काँटे होते हैं, और एडिबल फ्लावर हेड होता है। मतलब आप समझ जाइए कि मतलब आर्टिचोक का कैन बी यूज्ड टू कुक एंड यूज़ एज़ अ वेजिटेबल, आप ये कह सकते हो। और मास्किंग मतलब हाइडिंग, ग्रोथ मतलब कहने का मतलब ये है कि आर्टिचोक के जो प्लांट्स हैं, है ना? वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उगे हुए थे, और वो इनमें जाके छोटा-सा बच्चा है, तो वो उनमें जो है अपने आप को छुपा सकता था। मतलब ये जो आर्टिचोक की जो ग्रोथ है प्लांट की, वो मास्क का काम कर सकती थी, मतलब कुड हाइड, मास्क मतलब यहाँ पे हाइड कर सकती थी। इसको बहुत आसानी से गूसबेरी गार्डन में जा सकता था। रास्पबेरी केन्स, मतलब रास्पबेरी के जो पेड़ की जो डंठलें थी, उनसे, एंड फ्रूट बुशेस, और जो फ्लावर के जो पेड़ थे, झाड़ियाँ थीं, तो उनसे वो बचकर निकल के जा सकता था, दिखाई नहीं देता। द आंट हैड मैनी अदर थिंग्स टू डू दैट आफ्टरनून। अच्छा, उस आंट आंट को जो है आफ्टरनून में और भी काफ़ी काम करने थे। बट शी स्पेंट एन आवर और टू इन द ट्रिवियल गार्डनिंग। देखिए, और भी काम थे, उसके बावजूद वो गार्डनिंग में लगी हुई थी,
ऑपरेशंस अमंग फ्लावर ब्लेड्स, तो वो जो फूल की जो क्यारियाँ थीं, उनमें लगी हुई थी, बट ट्रिवियल गार्डन दी गई। मतलब कोई बहुत ही अनइम्पोर्टेंट वर्क लग रहा, ऐसा लग रहा था जैसे उसको ना भी किया जाए तो भी काम चल जाएगा, तो बस यहाँ-वहाँ बस दिखाने के लिए वो फ्लावर बेड बेड में लगी हुई थी। एंड श्रबबेरीज़, और जो झाड़ियाँ थी जिनमें छोटे-छोटे बेर टाइप के फल लगते हैं खाने-पीने के लिए, मतलब गार्डन तो था ही वहाँ पे। तो वो यहाँ-वहाँ कुछ ना कुछ लगी हुई थी। व्हेंस शी कुड कीप, व्हेंस मतलब जहाँ से वो नज़र रख सकती थी। अ वॉचफुल आई मतलब अपनी नज़र रख सकती थी ऑन द 2 डोर्स, जो 2 दरवाजे हमने शुरू में कहा था जहाँ से एंट्री की जा सकती थी। दैट लेड टू द फॉरबिडन पैराडाइज़, यहाँ पे पैराडाइज़ जो है एक मेटाफर है और एक सटायर भी है इसके अंदर, है ना? पैराडाइज़ कहते हैं स्वर्ग को, और स्वर्ग का मतलब होता है अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, कम्फर्ट, लग्ज़री, नो पेन ज़ोन आप कह सकते हो, और वहाँ जाने की मनाही भी थी। तो फॉरबिडन पैराडाइज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है गार्डन के लिए, गूसबेरी गार्डन के लिए। तो दरवाजे से जो गूसबेरी गार्डन था उसमें प्रवेश करने पे उसकी नज़र थी, ऐसी जगह वो जाके वहाँ पे गार्डनिंग वगैरह कर रही थी जिससे शक ना हो निकोलस को कि ज़बरदस्ती वहाँ खड़ी हैं, और वो वहाँ से एक नज़र भी रख रही थी। शी वाज़ अ वुमन ऑफ फ्यू आइडियाज़। अब यहाँ पे थोड़ा-सा करैक्टर बताया गया है कि वो एक ऐसी औरत थी जिसके आइडियाज़ ज़्यादा दिमाग में आते नहीं थे। विद इमेंस पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन पावर ऑफ कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा थी। इमेंस मतलब वेरी मच, कंसंट्रेशन मतलब एकदम एकाग्र होके, है ना? फ़ोकस उसका जो है अगर कहीं पे लगना है तो लग जाता था। ध्यान लगाने की उसके अंदर पावर थी, लेकिन आइडियाज़ ज़्यादा नहीं आते थे। अब यही आइडिया है कि चलो गार्डनिंग करते रहो, थोड़ा बहुत यहाँ-वहाँ दिखाते रहो 1-2 घंटा और देखो निकोलस क्या करता है। अब ये उसका प्लान था। निकोलस मेड 1 और 2 सॉर्टीज़। सॉर्टीज़ का मतलब ये हो गया कि मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो अटैक, धावा, अचानक। लेकिन यहाँ पे सॉर्टीज़ मतलब होता है कि अटेम्प्ट टू एंटर द गेट। तो उसने 1-2 बार कोशिशें की कि वो गार्डन में प्रवेश कर जाए। रिगलिंग हिज़ वे, रिगलिंग मतलब होता है कि अपने हाथ, पैर, मतलब रिगलिंग हिज़ वे। रिगलिंग मतलब होता है ट्विस्ट करना, टर्न करना। तो वो ये कोशिश कर रहा था जैसे वो दिखा रहा हो कि वो अपने शरीर को यहाँ-वहाँ से ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो घुस जाए गार्डन में। मतलब एक बेचैनी वो दिखाना चाह रहा था कि वो गार्डन में जाना चाहता है तो कभी यहाँ खड़ा हो रहा है, कभी वहाँ खड़ा हो रहा है ना? यहाँ-वहाँ देख रहा है कि आंट देख तो नहीं रही हैं। तो इस तरह का वो इंप्रेशन क्रिएट कर रहा था। विद ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब क्लियर, स्पष्ट, साफ-साफ। स्टेल्थ ऑफ पर्पज़, पर्पज़ मतलब एम, स्टेल्थ मतलब मतलब कुछ चीज़ चुराने की मकसद, यानी गुपचुप तरीके से। ये साफ नज़र आ रहा था कि वो गुपचुप तरीके से टुवर्ड्स वन और द अदर डोर्स, वो कहीं न कहीं इस या उस दरवाजे की तरफ छुप कर प्रवेश करना चाहता था, बट नेवर एबल फॉर अ मोमेंट टू इवेड द आंट्स वॉचफुल आई। लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि जो आंट थी उसकी एकदम वॉचफुल आइज़, निगाह इसी तरफ थी। सजग आँखें, अलर्ट, अवेयर आइज़। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब अगर सच कहा जाए तो वास्तव में बात क्या थी? ही हैड नो इंटेंशन ऑफ ट्राइंग टू गेट इनटू द गूसबेरी गार्डन। वास्तव में उसका कोई इरादा ही नहीं था, इंटेंशन ही नहीं था कि गूसबेरी गार्डन में जाना। वाह भई वाह! निकोलस, तुम्हारा क्या कहना है? बट इट वाज़ एक्सट्रीमली कन्वीनिएंट फॉर हिम। कन्वीनिएंट मतलब उसके लिए बहुत आसान था, एक्सट्रीमली मतलब वेरी मच, फॉर हिम दैट हिज आंट शुड बिलीव दैट ही हैड, यानी वो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही ईज़ी हो जाता उसके लिए, उसके प्लान के लिए, उसके लिए फ़ायदेमंद रहता अगर उसकी आंट शुड बिलीव, उसकी आंट अगर ये विश्वास करती, ये सोचती रहती ही हैड। कहने का मतलब ये है कि वो वास्तव में कोई भी इरादा उसका गूसबेरी गार्डन में जाने का नहीं था। ही डिड नॉट वांट, लेकिन वो अपनी आंट को ये विश्वास में रखना चाहता था कि ही हैड मतलब ही हैड वांटेड टू एंटर द गार्डन, वो गार्डन में वास्तव में जाना चाहता था। ये इंप्रेशन वो अपनी आंट पर क्रिएट करना चाहता था, जिसकी आंट जो है उसकी जो निगाहें हैं वो एकदम गार्डन के दरवाज़ों पे लगी रहे, वो वहीं बिज़ी रहे, और जबकि इसका प्लान कुछ और था। तो अगर उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है तो वो उसके लिए कन्वीनिएंट हो जाएगा जो उसका प्लान था उसको अंजाम देना। इट वाज़ अ बिलीफ दैट वुड कीप हर ऑन सेल्फ इम्पोज्ड सेंट्री ड्यूटी। और ये जो विश्वास है, ये जो कॉन्फिडेंस है कि वो निकोलस जो है गार्डन में घुसेगा ज़रूर। मतलब देखिए यहीं पे अगर मैं कहूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो शुरू में कहा गया था कि ओल्डर, वाइज़र एंड बेटर पीपल हैड बीन proved to be profoundly error in matters about which they had expressed the utmost assurance। यानी जहाँ वो कहते हैं कि बिल्कुल गलत नहीं होने लगता, वहीं पे वो गलत होते हैं सब ज़्यादा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात है भई। मतलब आंट को पूरा विश्वास है कि वो गार्डन में घुसेगा ज़रूर क्योंकि मैंने मना किया हुआ है।
ये बिलीफ उसका बना रहना चाहिए। दैट वुड कीप हर ऑन सेल्फ इम्पोज सेंट्री ड्यूटी। और अगर ये दिमाग में उसके रहेगा आंट के कि वो निकोलस गार्डन में घुसना चाहता है, तो उससे क्या होगा, कीप हर ऑन, तो वो बराबर उसको आंट को सेल्फ इम्पोज मतलब खुद ही जो आपने लोड अपने ऊपर लिया हुआ है, खुद ही जो अपने आप को थोपा हुआ है, खुद ही अपने आप को जो आपने काम दिया हुआ है ना, सेल्फ इम्पोज सेंट्री ड्यूटी मतलब ड्यूटी ऑफ ए गार्ड फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द आफ्टरनून। ग्रेटर पार्ट ऑफ द आफ्टरनून मतलब आफ्टरनून का ज़्यादा ज़्यादा हिस्सा उसी गार्डन में खड़ी रहेगी, कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ करती रहेगी और हमेशा नज़र लगाई रहेगी आंट कि निकोलस कहीं प्रवेश न कर जाए, निकोलस कहीं गार्डन में एंटर न कर जाए। अब फिर मैं उसे और भी कहूँगा कि नाउ यू आर मोर इन डिसग्रेस, यू आर नॉटी। मतलब देखिए एक प्रकार से रिवेंजफुल भी है, एक प्रकार से दिमाग में अनफॉरगिविंग है, जो मैंने आपको बताया था। और दूसरी तरफ निकोलस जो है वो आउट स्मार्ट कर रहा है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना। और उसका विट भी हमें देखना है आगे चल के कि कितना प्लान किया हुआ है कि गार्डन में नज़र पड़ी रहे, मुझे गार्डन में वास्तव में नहीं जाना। उसका प्लान क्या हुआ हम आगे देखते हैं। हैविंग थोरोली कन्फर्म्ड, जब पूरी तरह से एकदम कन्फर्म हो गया, पक्का हो गया, एंड फोर्टिफाइड हर सस्पिशंस। फोर्टिफाइड मतलब होता है किलेबंदी, है ना? कोई बिल्डिंग आपने बनाई और चारों तरफ दीवारें मजबूत मजबूत बना दी एकदम, कि कोई भी बाहर से इनेमी ना आ सके, सुरक्षित हो गए फुल प्रूफ, तो वो है फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफाइड हर सस्पिशन मतलब होता है अपने शक को पूरी तरह से, जब उसका शक दूर हो गया कि कोई खतरा है, यानी एक प्रकार से स्ट्रेंथेंड, मतलब उसका शक पूरी तरह से हो गया, बन गया कि वो आंट जो है वहीं पे रहेगी, गार्डन में ही रहेगी, बिल्कुल भी दूसरी जगह वो नज़र नहीं रखेंगी। निकोलस स्लिप्ड बैक इनटू द हाउस, निकोलस घर में वापस जाता है। रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी, पुट इनटू एक्सिक्यूशन अ प्लान। पुट इनटू एक्सिक्यूशन का मतलब अंजाम देना, और अपने प्लान ऑफ एक्शन पे जुट जाता है, जो उसका प्लान वास्तव में था, गूजबेरी गार्डन का तो नहीं था। दैट हैड लॉन्ग जर्मिनेटेड, जर्मिनेट मतलब होता है उगना होता है, पर यहाँ पे है कि निकोलस के दिमाग में कभी वो बात आई, दैट जर्मिनेटेड, और धीरे धीरे फिर वो डेवलप होनी शुरू हुई। तो उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में जो उसका प्लान था कि मुझे ये करना है, तो ये चीज़ उसके दिमाग में पहले से ही थी। हैड लॉन्ग जर्मिनेटेड मतलब बहुत पहले से उसके दिमाग में कुछ करने का था, जो वो कर नहीं पा रहा था। शायद आंट की चौकस निगाहों की वजह से। बाय स्टैंडिंग ऑन अ चेयर इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में गया और एक चेयर पे खड़ा हो गया। ऑन वन कुड रीच अ सेल्फ, तो उसके बाद वो खड़े होकर एक सेल्फ तक जा सकता था। ऑन विच रिपोज्ड, रिपोज मतलब वहाँ पे पड़ी हुई थी, लाइंग फैट इंपॉर्टेंट लुकिंग की, एक मोटी सी, लेकिन मोटी सी बड़ी सी की रही होगी, तो वो लगता था कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट की है, बहुत ही महत्वपूर्ण कमरे-उमरे की है वो। अपने आप में उसकी इम्पोर्टेंट नज़र आई थी। द की वाज़ एज़ इम्पोर्टेंट एट इट लुक्ड, तो वास्तव में की उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जैसी वो दिख रही थी। यानी वास्तव में वो किसी इम्पोर्टेंट कमरे की थी। यानी उस ताले को खोलने से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों का पता चलता। इट वाज़ द इंस्ट्रूमेंट व्हिच केप्ट द मिस्ट्रीज़ ऑफ द लंबर रूम सिक्योर। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो यहाँ पे वही जो की है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट के रूप में, मतलब ये वही इंस्ट्रूमेंट था विच केप्ट द मिस्ट्रीज ऑफ द लंबर रूम सिक्योर, जिसने जो लंबर रूम की जो मिस्ट्रीज थी, क्योंकि भाई देखिए लंबर रूम में कभी वो गया नहीं। अच्छा आप समझिए, वो लंबर रूम में जाना चाहता है। तो लंबर रूम में कभी वो गया नहीं, तो क्या होता है ना, बच्चे ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, तो उसकी अपनी एक इमेजिनेशन रही होगी कि लंबर रूम में क्या क्या होगा। लंबर रूम तो आप जानते ही हैं कि जो इसका टाइटल भी है कि लंबर का मतलब होता है वुड, मतलब ऐसी वुड जो तैयार की गई हो बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के लिए। तो स्टोर रूम आप कह सकते हो। पहले लंबर रूम हुआ करते थे बड़े बड़े घरों में, कि जहाँ पर जो फर्नीचर होता था, जो जनरली यूज़ का नहीं है या बचा के रखना है, या बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते थे, तो वो सब उसी लंबर रूम में डाल दिए जाते थे। तो उसमें आपको बहुत पुरानी पुरानी एक्सिक्यूट चीज़ें भी मिल सकती हैं, क्योंकि उसमें वर्षों से चीज़ें चली आ रही हैं, आप उसमें डालते रहते हो, तो स्टोर रूम में काफ़ी इकट्ठा हो जाता है सब कुछ चीज़ें। तो वो एक कौतूहल का एक एक्साइटिंग पार्ट हो सकता है। कभी आपको उसके अंदर प्रवेश करने का मौका मिले तो पता चला कि ये उस समय की चीज़ है, ये उस समय की चीज़ है, मेरे दादा के ज़माने की है, मेरे नाना के ज़माने की है, या आपके फ़ादर के फ़ादर के फ़ादर के समय की है। तो वो कुछ जानता नहीं था, बस सोचता रहता था। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि उस चाबी की वजह से, चाबी ना होने की वजह से, वो जो मिस्ट्रीज़ थी लंबर रूम वो पूरी की पूरी सुरक्षित थी। सुरक्षित का मतलब दे वर नॉट रिवील्ड टू द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस, मतलब घर के बच्चों को उसके बारे में पता नहीं था। वो उसको टच नहीं कर सकते थे, उसको देख नहीं सकते थे, उसे बर्बाद नहीं कर सकते थे। उनकी निगाहों से उन चीज़ों को दूर रखा गया था। फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंट्रूजन, इंट्रूजन मतलब होता है कि आप घुस जाएँ कहीं पे, मतलब यू एंटर अनऑथराइज्ड मतलब जहाँ पे आपको परमिशन ना हो। तो बच्चों की बेवजह बिना परमिशन के प्रवेश ना हो पाए,
सिर्फ़ एडल्ट्स को वहाँ पे अलाउ था कि दे कुड गो एंड सी द थिंग्स। बच्चों को मनाही थी, बच्चे वहाँ नहीं जा सकते थे। तो बच्चे वहाँ ना जा पाएँ इसलिए उस चाबी को इस तरह से छुपा के रखा गया था। लेकिन अब निकोलस ने पूरा जो प्लान था वो बहुत दिन से सोच रहा होगा उसके बारे में, व्हिच ओपन्ड अ वे ओनली फॉर आंट्स एंड सच लाइक प्रिविलेज्ड पर्सन। तो ये जो चाबी है ना, चाबी यहाँ पर बनी हुई है, चाबी के बारे में बातचीत हो रही है। मतलब इट इज़ द की, ये की है। मतलब कि केप्ट द मिस्ट्रीज़ ऑफ द लंबर रूम सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड इंट्रूजन, है ना? कि कोई बेवजह प्रवेश ना कर पाए और एट द सेम टाइम ओपन्ड अ वे ओनली फॉर आंट्स एंड सच लाइक प्रिविलेज्ड पर्सन्स। प्रिविलेज्ड पर्सन का मतलब होता है जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स हैं, विशेषाधिकार हैं। यानी कहने का मतलब है कि घर के बड़ों के लिए या आंट के लिए या आंट जिसको चाहें, है ना? उनके लिए सबको हक हासिल नहीं था। जब जो चीज़ सबको नहीं हासिल होती, कुछ खास लोगों को हासिल होती है तो वो प्रिविलेज होता है। तो कुछ प्रिविलेज्ड खास लोगों के लिए ही वहाँ पे एंट्री हो सकती थी। निकोलस हैड नॉट हैड मच एक्सपीरियंस ऑफ द आर्ट ऑफ फिटिंग कीज़ इंटू की होल्स एंड टर्निंग लॉक्स। मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ताला-वाला खोलने का बहुत कुछ उसका एक्सपर्टीज़ उसके अंदर नहीं थी क्योंकि बच्चा तो था ही। बट फॉर सम डेज़, लेकिन कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से ही हैड प्रैक्टिस विद द की ऑफ द स्कूल रूम डोर। तो क्या बात है! स्कूल रूम के दरवाजे के ताले में की वगैरह डाल के वो प्रैक्टिस कर रहा था कैसे खुलती हैं। बताइए, उसकी भी की इसके पास थी। क्या बात है! ही डिड नॉट बिलीव इन ट्रस्टिंग टू मच टू लक एंड एक्सीडेंट। क्या बात है! इसको भाई मैं कर देता हूँ कलर्ड। ही डिड नॉट बिलीव इन ट्रस्टिंग टू मच टू लक एंड एक्सीडेंट। कहने मतलब है कि वो किस्मत पे विश्वास नहीं करता था और ये नहीं विश्वास करता था कि बाई चांस, बाई एक्सीडेंट उसे सफलता मिल जाए। यानी वो पूरा ब्रेन लगा के पूरे प्लान वे में चीज़ों को करना पसंद करता था। इससे तो सीख मिलती है भाई कि आप प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को हमेशा वेल होमवर्क करके, तैयारी करके ही अंजाम दीजिए, जिससे कि कोई मेस ना क्रिएट हो। ही डिड नॉट वांटेड टू मेस अप द थिंग्स। द की टर्न्ड स्टिफली इन द लॉक। स्टिफली मतलब थोड़ा-सा कड़ाई के साथ, है ना? विद डिफिकल्टी एंड रेजिस्टेंस। वो उसको चाबी को घुमा रहा होगा तो ताले में यहाँ-वहाँ अटक रही होगी। बट इट टर्न्ड, लेकिन वास्तव में वो टर्न कर जाती है की अंदर जाके। द डोर ओपन भी हो सकता है। निकोलस वाज़ इन एन अननोन लैंड। अब निकोलस एक अनदेखी, अनजानी दुनिया में था। लैंड यहाँ पे वही लंबे रूम है। कंपेयर्ड विद विच, अगर तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए गूसबेरी गार्डन को, तो वो एक स्टेल डिलाइट था। और मेयर का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल प्लेजर था। देखिए, स्टेल का मतलब तो आप जानते हैं बासी, डिलाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो बासी कौन-सी चीज़ होती है? मतलब जो चीज़ कई जिस चीज़ के बारे में आप अच्छे ढंग से जानते हैं, जो चीज़ पुरानी हो चुकी है, वही तो स्टेल हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि बोरिंग डिलाइट। अब देखिए, वहाँ पे हमने एक जगह देखा था डिसेंट टीयर्स, है ना? ये। अब देखिए, वहाँ पे दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट हैं और यहाँ पे भी दिया गया स्टेल डिलाइट। तो कौन-सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ होता है, ज़रा आप बता सकते हो? ऐसी जगह ऑक्सीमोरन होता है जहाँ पे 2 अपोज़िट वर्ड्स एक साथ रख दिए जाते हैं। इनका सेंस कुछ-कुछ काफ़ी ज़्यादा अपोज़िट निकलता है। अब मटेरियल प्लेज़र का मतलब सिर्फ़ आपको आपके बॉडी को जो प्लेज़र प्रदान करे वही मटेरियल प्लेज़र है। फिज़िकल और बॉडीली प्लेज़र। कहने का मतलब ये है कि गूसबेरी गार्डन में आप जाओगे तो आपको पेड़ दिखाई देंगे, फ्रूट दिखाई देंगे, तो आपको आँखों को अच्छा लगेगा और वहाँ की ताज़ी-ताज़ी हवा आपकी बॉडी को अच्छा महसूस कराएगी। तो एक बॉडीली प्लेज़र वहाँ मिलेगा और स्टिल डिलाइट मतलब एकदम बासी, कुछ मज़ा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसके माइंड को, उसके थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को, उसके जो आइडियाज़, क्रिएटिविटी है, उसको यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो टच कर रहा है, ये जो अननोन लैंड में जो चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी। तो अब ये पहुँच गया भैया लंबर रूम में और मुझे लगता है कि ये यहीं पे ख़त्म करके सेकंड पार्ट के लिए छोड़ देते हैं हम। तो इसका बाकी हिस्सा लंबर रूम में क्या करता है, क्या चीज़ देखता है, क्या उसका बिहेवियर वहाँ पे रहता है, वो चीज़ें हम अब सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर सेकंड पार्ट में मुलाकात होगी हमारी। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।